नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार राजकीय महाविद्यालय खेड़ी गुजरान फरीदाबाद के भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस लेक्चर में आप सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिनमें माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियन व बहुलक, मोड शामिल हैं और इनमें से विशेष रूप से माध्यिका पर चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत माध्य और माध्यिका में अंतर को समझते हुए माध्यिका की उपयोगिता पर विचार किया जाएगा विस्तार से। तत्पश्चात माध्यिका की गणना करना सीखेंगे, जिसमें हम व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला तीनों प्रकार के डेटा पर माध्यिका की किस प्रकार गणना की जाती है ये जानेंगे। और अंत में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न व लघु प्रश्न दिए जाएंगे जिनका आप अभ्यास करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हमारा तात्पर्य सांख्यिकीय या स्टैटिस्टिक्स के उन मापों से होता है जो एक बड़े आंकड़ों के समूह से एक ऐसा मान या एक मूल्य निकाल कर दे जिसके द्वारा संपूर्ण आंकड़ों को सर्वोत्तम ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सके। और ये एक ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा मूल्य होता है जिसके इर्द गिर्द आंकड़े के सभी मूल्य या मद स्थित होते हैं। माध्य, माध्यिका या बहुलक इसी प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के कुछ उदाहरण हैं जो ऐसी वैल्यू निकाल कर देते हैं जिसके इर्द गिर्द आंकड़ों के अधिकांश मद या मूल्य स्थित होते हैं और ये संपूर्ण आंकड़ों को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं, सर्वोत्तम ढंग से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झांक कर देखें तो हमें पता लगता है कि इन केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, चाहे वो माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, इनका हम प्रयोग सर्वथा करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी छात्र से उसके पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या पूछा जाए तो वह अपने सभी विषयों के अंक न बताकर सिर्फ औसत अंक ही बताता है। जैसे यदि वह छात्र कहता है कि उसने पिछली कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए थे, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस छात्र के द्वारा प्राप्त कुल अंकों को यदि सभी विषयों में समान रूप से बांट दिया जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 80 अंक आए थे। जबकि वास्तव में ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक विषय में उस छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए हों, लेकिन यदि छात्र के प्राप्त अंकों का औसत या माध्य 80% है तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि व्यक्ति ने या उस छात्र ने सभी विषयों में 80 अंक प्राप्त किए थे। औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांट देती है। आधा डेटा या आधे आंकड़े के मूल्य 80 से ऊपर होंगे और आधे आंकड़ों के मूल्य 80 से नीचे होंगे। माध्यिका किसी भी आंकड़ों का केंद्रीय मान होता है, अर्थात जब किसी भी आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में अर्थात असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है तो उनमें से जो भी मूल्य या मद केंद्रीय स्थान रखता है, अर्थात संपूर्ण डेटा के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, वही माध्यिका कहलाता है या मीडियन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि 1, 2, 3, 4 और 5 अगर 5 संख्याएं हमारे पास हैं तो इनको बढ़ते या घटते क्रम में हम इसको अरेंज करेंगे और उसके उपरांत हम ये देखेंगे कि इन 5 मदों में सबसे केंद्रीय जो मद है वो कौन सा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 जो है दोनों तरफ से केंद्रीय भाग में स्थित है, तो यही 3 हमारा क्या है, माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका के द्वारा संपूर्ण आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब माध्यिका की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये सभी चरों पर आधारित नहीं होता है, अर्थात जितने भी चर हैं उनका जो भी मूल्य है उन पर आधारित नहीं होता है। और दूसरी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो ये है कि माध्य के समान माध्यिका सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, अर्थात जो चरम मूल्य होते हैं उनके द्वारा माध्य या औसत प्रभावित होता है, जबकि माध्यिका उनके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। माध्यिका की इसी विशेषता को आइए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। इसी के माध्यम से हमें ये भी पता चलेगा कि हमें मीडियन या माध्यिका की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात माध्यिका की क्या उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालते हैं।
यहाँ स्क्रीन पर एक टेबल दिया गया है जिसमें दो आंकड़ों के समूह दिए गए हैं, केस 1, केस 2। प्रत्येक केस में प्रत्येक आंकड़ों के समूह में 5 व्यक्तियों का डेटा दिया गया है। केस 1 का डेटा इस प्रकार है 80, 90, 100, 110 एंड 120। जबकि केस 2 में 5 व्यक्तियों का डेटा इस प्रकार है 80, 90, 100, 110 एंड 1120। इन दो केसेस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है और मीडियन की क्या उपयोगिता है, उसको भी हम यहाँ समझ पाएंगे। अब केस 1 और केस 2 दोनों के लिए हम मीन और मीडियन की गणना करेंगे। यहाँ प्रत्येक केस का टोटल दिया गया है। केस 1 का टोटल है 500, अर्थात सभी मदों को जोड़ देंगे तो 500 आएगा। और इसी प्रकार अगर केस 2 के सभी आंकड़ों को जोड़ें तो टोटल 1500 आता है। तो मीन की गणना करते हैं। तो मीन की गणना इस प्रकार होगी, टोटल को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका जो टोटल है उसको हम पाँचों व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो मीन कहलाएगी। तो केस 1 का मीन है 100 और इसी प्रकार से हम केस 2 के मीन की गणना करते हैं, वो आता है 300। अब इसी प्रकार हम मीडियन की गणना करेंगे केस 1 और केस 2 के लिए। क्योंकि हमने अपने डेटा को पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है तो इसमें जो केंद्रीय स्थिति वाला जो मद है वही हमारा मीडियन कहलाएगा। केस 1 के लिए ऊपर से हम 2 वैल्यू छोड़ेंगे और नीचे से भी 2 वैल्यू छोड़ेंगे, तो बीच वाला जो व्यक्ति है, थर्ड पर्सन जो है, उसका मद 100 रुपीज़ है या 100 है। तो पर्सन 3 का मूल्य 100 है, तो यही हमारा मीडियन है, क्योंकि यह पूरे डेटा यानी पाँचों व्यक्ति में केंद्रीय स्थिति रखता है, सबसे केंद्र में स्थित है। इसी प्रकार केस 2 में अगर हम मीडियन की गणना करें तो हम पाते हैं कि सेंट्रल वैल्यू 100 है, अर्थात दोनों केसेस के लिए मीडियन 100 होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि मीन और मीडियन दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, अर्थात दोनों ही वैल्यूज़ किसी भी आंकड़ों के समूह को एक ऐसी मूल्य या मद को प्रस्तुत करते हैं जिसके इर्द गिर्द सभी आंकड़े मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ केस 1 और केस 2 में अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि केस 1 में मीन और मीडियन दोनों एक ही हैं, समान हैं, जबकि केस 2 में मीन की वैल्यू मीडियन की वैल्यू से अधिक है, अर्थात दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम केस 1 और केस 2 के डेटा को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि प्रथम 4 व्यक्तियों का डेटा, अर्थात व्यक्ति ए, पर्सन ए 1, 2, 3, 4, इन 4 व्यक्तियों का डेटा केस 1 और केस 2 में एक समान है, जबकि 5वें व्यक्ति का मूल्य केस 1 में 120 है और केस 2 में 1120 है। केस 2 में इसी 5वें व्यक्ति के मूल्य की अधिकता के कारण संपूर्ण डेटा का मीन या माध्य 100 से बढ़कर 300 हो गया है। माध्य एक ऐसा मूल्य होता है जो संपूर्ण आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो केस 1 में अगर हम देखें तो हमारा औसत या मीन 100 है और सभी व्यक्तियों का मूल्य, सभी व्यक्तियों का जो व्यक्तिगत मूल्य है वो 100 के इर्द गिर्द ही मौजूद है, उसके आसपास ही स्थित है। लेकिन केस 2 में अगर हम देखें तो हमारा औसत या मीन या फिर माध्य 300 है और जो कि प्रत्येक वैल्यू से बहुत ज़्यादा डेविएट करता है, बहुत ज़्यादा दूर है। अर्थात केस 2 में मीन जो कि 300 है वो संपूर्ण आंकड़ों को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मीन के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का जो मूल्य है वो 300 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अगर हम डेटा पे नज़र डालें तो व्यक्तियों का जो व्यक्तिगत मूल्य है 80, 90, 100, 110 वो 300 से बहुत ज़्यादा दूर स्थित है। इसी प्रकार अगर 5वें व्यक्ति का मूल्य देखें तो वो भी 300 से बहुत ज़्यादा दूर स्थित है। इस केस में मीन
वैल्यू जो है वो संपूर्ण आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। अब इसका क्या कारण है, आइए देखते हैं। अब केस 2 के अगर संपूर्ण डेटा को अगर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि प्रथम चार केसेस का जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास स्थित हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहे हैं, जबकि पांचवें व्यक्ति का जो मूल्य है वो संपूर्ण डेटा से बहुत ज़्यादा अधिक है। ऐसे मूल्यों को जो संपूर्ण आंकड़ों से बहुत ज़्यादा अधिक हों या उनकी वैल्यू संपूर्ण आंकड़ों से बहुत ज़्यादा निम्न हो, ऐसे मूल्यों को हम कहते हैं चरम वैल्यू, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ और या फिर एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़। इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ एंड एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़, वो किसी भी आंकड़ों के माध्य को प्रभावित करती हैं। इस तरह के केस में जहां कुछ वैल्यूज़ या एक या दो वैल्यूज़ संपूर्ण आंकड़ों के डेटा से बहुत ज़्यादा हाई हों या बहुत ज़्यादा कम हों, उस केस में माध्य संपूर्ण आंकड़ों को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इस केस में मीडियन एक उपयुक्त मापक के रूप में काम आता है, क्योंकि मीडियन एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता है। केस बी में अगर हम देखें तो एक एक्सट्रीम वैल्यू होने के कारण, यानी पांचवें व्यक्ति का जो मूल्य है वो बहुत अधिक होने के कारण माध्य 100 से बढ़कर 300 हो गया है, लेकिन इस एक्सट्रीम वैल्यू का मीडियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसके कारण दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में मीडियन 100 है, जबकि माध्य 100 से बढ़कर 300 हो गया है। आइए इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ केस 1 और केस 2 के डेटा को ग्राफिकल रूप से प्रदर्शित किया गया है। चूँकि मीन या माध्य संपूर्ण डेटा में जो भी मूल्य होते हैं उनको जोड़कर उन्हें सभी में बराबर बांट दिया जाता है, तब प्राप्त होता है। मीन की जो वैल्यू है वो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ या फिर एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ अर्थात चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। इसी के कारण केस 1 में मीन 100 है और केस 2 में एक एक्सट्रीम वैल्यू होने के कारण माध्य या मीन की वैल्यू भी 100 से बढ़कर 300 हो गई है। यहाँ केस 1 और केस 2 दोनों ही केसेस में 5 व्यक्तियों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है और उसमें केंद्रीय भाग में जो भी व्यक्ति मौजूद है उसके पास जो भी वैल्यू है वही हमारी मीडियन कहलाती है। तो मीडियन की जो गणना की जाती है उसमें एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ या एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ होती हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही मीडियन की मुख्य विशेषता है। इसी विशेषता के कारण कई स्थानों पर जहाँ पर डेटा में चरम मूल्य होते हैं वहाँ हम माध्य की जगह मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस केस में मीडियन संपूर्ण आंकड़ों को सही ढंग से प्रदर्शित कर पाता है माध्य की तुलना में। हमने मीडियन को जाना और मीडियन की उपयोगिता को जाना, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि मीडियन की गणना किस प्रकार की जाए। यदि हमारे पास आंकड़े व्यक्तिगत श्रृंखला के हैं अर्थात इंडिविजुअल सीरीज़ का डेटा है, तो माध्यिका की गणना या मीडियन की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। व्यक्तिगत सीरीज में 2 प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। यदि हमारे डेटा में व्यक्तियों की संख्या ओड है या विषम है तो अलग ढंग से माध्य की गणना की जाएगी। यदि आंकड़ों में व्यक्तियों की संख्या सम है तो अलग ढंग से माध्यिका की गणना की जाएगी। यहाँ स्क्रीन पर 9 व्यक्तियों का डेटा दिया गया है अर्थात n 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात अवरोही या फिर आरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। इसके उपरांत मीडियन जब हम निकालेंगे तो क्योंकि n एक विषम संख्या है, इसमें हम 1 को प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे अर्थात 9 + 1 जो कि 10 हो गया, और इसको 2 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5। अब इस पूरी श्रृंखला में जो भी मद या मूल्य 5वें स्थान पर स्थित होगा, मौजूद होगा, वही हमारा मीडियन कहलाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि इस डेटा में 6 5वें स्थान पर मौजूद है, अर्थात हमारे डेटा का मीडियन होगा 6। इसी प्रकार कोई दूसरा डेटा है जिसमें व्यक्तियों की संख्या सम है या इवन है, तब हम माध्यिका की गणना अलग ढंग से करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ 6 व्यक्तियों का डेटा दिया गया है, अर्थात n 6 है। तो सबसे पहले माध्यिका की गणना करने से पहले हम इनको घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। उसके उपरांत मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, n/2, अर्थात 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आया, अर्थात तीसरा पद प्लस 1 चौथा पद, अर्थात तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर जो भी वैल्यूज़ स्थित हैं या मूल्य या मद स्थित हैं, उनका जो भी मूल्य है उसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वही हमारा मीडियन कहलाएगा। यहाँ इस केस में तीसरे और चौथे स्थान पर जो भी वैल्यूज़ हैं उनका मूल्य 5 और 6 है। अब हमें करना क्या है, 5 और 6 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। ऐसा करने के बाद हमारा जो मीडियन है वो 5.5 निकल कर आया है, अर्थात इस डेटा की या इस आंकड़ों का जो मीडियन है या माध्यिका है वो 5.5 है। यदि हमारे पास खंडित श्रृंखला का डेटा हो या आंकड़े हों तो माध्यिका की गणना इस प्रकार से की जाएगी। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, एक प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा खाए गए कुल फलों की संख्या इस प्रकार है, तो खाए गए फलों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ टेबल में पहले कॉलम में खाए गए फलों की संख्या अर्थात x दी गई है, जबकि दूसरे कॉलम में प्रतिभागियों की संख्या अर्थात आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ कुल प्रतिभागी 60 हैं, अर्थात n 60 होगा। और इसके उपरांत अगले कॉलम में हम संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसके लिए पहली रो की जो फ्रीक्वेंसी है 15 उसको लिखेंगे, फिर उसके उपरांत अगली पंक्ति में पहले 2 लोगों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को जोड़कर उनकी संख्या लिखेंगे, जैसे 15 जमा 18 33 हो जाएगा। उसके उपरांत अगली पंक्ति में ऊपर की 3 लोगों की फ्रीक्वेंसी अर्थात 15 18 और 12 को जोड़कर लिखेंगे जो कि 45 है। इसी प्रकार उसके अगली पंक्ति में ऊपर के 4 लोगों की फ्रीक्वेंसी को जोड़कर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारी टोटल संचयी आवृत्ति निकल कर आ जाएगी और जो भी हमारी अंतिम वैल्यू आएगी संचयी बारंबारता में वो n के बराबर होगी, अर्थात यहाँ पर 60 होगी। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम मॉडल ग्रुप का चुनाव करते हैं। मॉडल ग्रुप का चुनाव करने के लिए n को 2 से भाग करना होता है। अब इस केस में हमारे पास n 60 है, उसको 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब इस 30 की वैल्यू को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे तो संचयी बारंबारता का जो पहली पंक्ति है उसकी वैल्यू 15 है, इसमें 30 लाई नहीं करेगा। अगले वैल्यू पे जाएं तो वो 33 है, इसमें 30 की फ्रीक्वेंसी लाई करेगी, तो ये हमारा मॉडल ग्रुप कहलाएगा। अर्थात दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी रो है, वो मॉडल ग्रुप कहलाएगी। और इस मॉडल ग्रुप की जो भी x वैल्यू होगी, इस केस में हमारे पास 3 है, तो यही हमारा मीडियन कहलाएगा। इस प्रकार खंडित श्रृंखला में माध्यिका या मीडियन की गणना की जा सकती है। यदि हमारे पास आंकड़े अखंडित श्रृंखला में हो या ग्रुप्ड डेटा हो, उस परिस्थिति में हम माध्यिका की गणना निम्न प्रकार से करेंगे। यहाँ टेबल में किसी जिले की 50 दिनों की वर्षा की मात्रा दी गई है और इसके लिए अगर हमें माध्यिका ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार की जाएगी, आइए सीखते हैं। यहाँ टेबल के पहले कॉलम में वर्षा की मात्रा इंचेस में दी गई है, दूसरे कॉलम में दिनों की संख्या दी गई है जितने दिन उस पर्टिकुलर रेंज की वर्षा हुई है, और तीसरे कॉलम में हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे माध्यिका की गणना के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से निकालेंगे, पहली पंक्ति की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 होगी, दूसरी पंक्ति में 15 को 5 से जोड़कर 20 हो जाएगी, तीसरी पंक्ति में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 को 7 से जोड़ के 27 हो जाएगी, चौथे रो में
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 27 जमा 9 36 हो जाएगी, और पाँचवीं पंक्ति की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 36 जमा 14 50 हो जाएगी। और जो अंत में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी वो हमेशा n के बराबर होगी, अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल n के बराबर होगा। आंकड़ों में जितनी भी संख्या मदों की है उसके बराबर होगी। माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले हम मॉडल ग्रुप का चुनाव करेंगे, और उसके लिए वही फार्मूला है n/2। अब यहाँ पर n 50 है, जब उसको 2 से भाग करेंगे तो मॉडल ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो 25 होगी। अब हम 25 फ्रिक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले टेबल में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे कि वो कहाँ लाई करती है। पहली पंक्ति की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 है, दूसरी पंक्ति की 20 है, और तीसरी पंक्ति की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 27 है। तो जो 25 वाली फ्रिक्वेंसी है वो तीसरे ग्रुप में आएगी, इसीलिए ये मॉडल ग्रुप कहलाएगा। मॉडल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें हमारी माध्यिका या मीडियन लाई करता है, अर्थात हमारा जो मीडियन है वो 30 से 40 के बीच में कहीं लाई करेगा। अब इसकी गणना कैसे की जाती है ये आगे समझते हैं। अखंडित श्रृंखला में मीडियन ज्ञात करने का निम्न फॉर्मूला है, जो कि आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। फॉर्मूले के अनुसार सारी जो भी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है मीडियन ज्ञात करने के लिए वो इस प्रकार हैं। n 50 है, n/2, 50 को 2 से भाग कर देंगे 25 हो जाएगा। l जो कि लोअर लिमिट होती है मॉडल ग्रुप की, जो हमारे यहाँ पे 30 है। c क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रुप बिफोर द मॉडल ग्रुप, अर्थात मॉडल ग्रुप से पहले वाला जो पंक्ति होती है या ग्रुप होता है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम c के नाम से यहाँ जानते हैं। h क्लास इंटरवल को दिखाता है जो कि यहाँ पर 10 है, और f जो कि मॉडल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को दिखाता है जो कि 7 है। इन सभी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, रखेंगे, और वहाँ से हमारे मीडियन की वैल्यू निकल कर सामने आएगी। तो आइए शुरू करते हैं गणना इसकी। मीडियन बराबर होगा, l की जगह पे 30 रखेंगे, n/2 की जगह पे 25 आ जाएगा, माइनस c की जगह पे हम 20 रखेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे f यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप 7 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से जो कि क्लास इंटरवल है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 30 + 5/7 गुणा में 10, और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो 30 जमा 7.14, और इसको प्लस करेंगे तो 37.14, अर्थात 37.14 हमारा मीडियन है, जो कि हमारे मॉडल ग्रुप 30 से 40 के बीच में पाया जा रहा है। तो जब हमारा मॉडल ग्रुप का चुनाव हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो उस मॉडल ग्रुप की रेंज के बीचों बीच होगी। जैसे इस केस में हमारी मॉडल ग्रुप की रेंज थी 30 से 40 इंच की रेनफॉल, और हमारा मीडियन निकल के आया है 37.14, जो कि 30 से 40 की जो रेंज है क्लास इंटरवल है उसके बीच में लाई करता है। इस प्रकार से हमारी अखंडित श्रृंखला में माध्यिका की गणना होगी। इस वीडियो पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी समूह के 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं: 40, 55, 35, 65, 75, 34, 85। इन अंकों के आधार पर माध्यिका की गणना कीजिए। ऑप्शन है ए 35, बी 55, सी 40, डी 65। प्रश्न 2,
किसी समूह के 10 छात्रों की आयु इस प्रकार है: 18, 17, 19, 17, 20, 21, 20, 22, 19, 16। इनकी आयु की माध्यिका क्या होगी या मीडियन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है: ए 21, बी 20, सी 19 या डी 17। प्रश्न नंबर 3, महिलाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है: 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 123 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 134 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर और 135 सेंटीमीटर। इन महिलाओं की माध्यिका ऊंचाई क्या होगी, ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन है: ए 135 सेंटीमीटर, बी 128 सेंटीमीटर, सी 125 सेंटीमीटर, डी 130 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, किसी गांव के लोगों की मासिक व्यय रुपयों में इस प्रकार है: 3500, 4440, 4500, 3550, 6500, 7500 और 8400। इन लोगों की मासिक व्यय की माध्यिका या मीडियन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है: ए 3550, बी 4500, सी 4000, डी 6500। प्रश्न नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन अंकों की माध्यिका 4 है। यदि इन आंकड़ों में से एक अंक 2 हटा दिया जाए और उसके स्थान पर 10 रख दिया जाए तो इन आंकड़ों की नई माध्यिका या मीडियन क्या होगी। ऑप्शन है: ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। यहाँ कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनका अभ्यास विद्यार्थी कर सकते हैं। प्रश्न 1, छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं: 140, 55, 135, 65, 110, 34, 85, 145 और 90। इन अंकों की माध्यिका या मीडियन क्या होगी, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्न आंकड़ों से माध्यिका या मीडियन ज्ञात कीजिए। डेटा इस प्रकार है: मध्य 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 और इनकी आवृत्ति इस प्रकार है: 10, 20, 15, 25, 60, 35, 15 और 20। निम्न आंकड़ों से माध्यिका या मीडियन ज्ञात कीजिए। डेटा इस प्रकार है: एज ग्रुप या आयु समूह 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति इस प्रकार है: 5 से 10 के बीच फ्रीक्वेंसी 50 है
उसके बाद 45, फिर 48, 32 और अंत में 35। प्रश्न नंबर 4, निम्न आंकड़ों से माध्यिका या मीडियन ज्ञात कीजिए। डेटा इस प्रकार है। आय समूह या इनकम ग्रुप 0 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 और 20,000 से 25,000। इनकी आवृत्ति इस प्रकार है। 0 से 5,000 वाले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 15 है, उसके बाद 25, 30, 20 और अंत में फ्रीक्वेंसी 60 है। प्रश्न नंबर 5, निम्न आंकड़ों से छात्रों की ऊंचाई की माध्यिका या मीन ज्ञात कीजिए। डेटा इस प्रकार है। छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति इस प्रकार है। 120 से 130 के बीच फ्रीक्वेंसी 100 है, 130 से 140 के बीच फ्रीक्वेंसी 120 है, 140 से 150 के बीच फ्रीक्वेंसी 150 है, 150 से 160 के बीच फ्रीक्वेंसी 80 है और 160 से 170 के बीच फ्रीक्वेंसी 50 है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने व सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।